चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कंटिनेंट। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि ओशियन और कंटिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बदला था। वेगनर के हिसाब से 200 मिलियन ईयर एगो एक सुपर कंटिनेंट था जिसे पेंजिया कहा जाता था, जो पेंथेलासा से घेरा हुआ था, यानी कि एक मेगा ओशियन से घेरा हुआ था। वेगनर के प्रोपोजिशन को देखते हैं। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट। वेगनर ने कहा कि पेंजिया एक मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट था जो पेंथेलासा ओशियन से सराउंडेड था। पेंजिया का स्प्लिट होने के बाद जो मेजर लैंडमास बने, जैसे लॉरेशिया नॉर्थ में, गोंडवाना लैंड साउथ में, ये लैंडमास फिर आज के कंटिनेंट में डिवाइड हो गए। फोर्स बिहाइंड ड्रिफ्ट। पोल फ्लीइंग फोर्स। अर्थ की रोटेशन की वजह से कंटिनेंट अपने पोल से दूर जाने की कोशिश करते हैं। टाइडल फोर्स। मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कंटिनेंट मूव करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट ने ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को भी इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि जब कंटिनेंट्स अलग हुए तो स्पेसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल गया। अब एविडेंस सपोर्टिंग कंटिनेंटल ड्रिफ्ट को देखते हैं। मैचिंग ऑफ कंटिनेंट्स जिगसॉ फिट। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के शोर लाइन बिल्कुल मैच करते हैं। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो ये एक कंप्लीट शेप बनते हैं, जैसे एक जिगसॉ पजल का पीस हो। रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस ओशियन। ब्राजील में एक 2000 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक बेल्ट है जो वेस्टर्न अफ्रीका में भी सिमिलर फॉर्मेशन दिखाता है। ये इंडिकेट करता है कि दोनों कंटिनेंट एक ही टाइम पर कनेक्टेड थे। टिलाइट। टिलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक होता है जो ग्लेशियर के डिपॉजिट से बनता है। गोंडवाना लैंड के सेडिमेंट, जिसमें टिलाइट बेस पर है, इंडिया में मिलते हैं और उनके काउंटर पार्ट अफ्रीका, मेडागास्कर और एंटार्क्टिका में भी है। ये इंडिकेट करता है कि ये रीजन पहले एक साथ थे। प्लेसर डिपॉजिट। घाना के कोस्ट पर रिच गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट है, लेकिन वहां कोई गोल्ड सोर्स रॉक नहीं मिलता। ब्राजीलियन प्लेट्यू में गोल्ड बियरिंग वेन है जो घाना के कोस्ट तक गोल्ड को ले आए होंगे। ये सजेस्ट करता है कि दोनों रीजन पहले कनेक्टेड थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। लेमर जैसे फॉसिल इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो अब ओशियन से सेपरेटेड हैं। इससे पता चलता है कि ये रीजन पहले एक साथ थे और फिर सेपरेट हो गए। अब बात करते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। जब वेगनर की कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी काफी पॉपुलर हुई, तो उसके बाद पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन आर्थर होम्स का था, जिन्होंने कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी थी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। आइए समझते हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी। आर्थर होम्स 1930। आर्थर होल्म्स ने 1930 में कन्वेंशनल करंट थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने ये कहा कि अर्थ के मेंटल में कन्वेंशन करंट होता है जो थर्मल डिफरेंसेस की वजह से चल रहे होते हैं। ये थर्मल डिफरेंसेस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके से होता है जो मेंटल में प्रेजेंट होता है। कन्वेंशन करंट अर्थ के मेंटल में होती है, जहां गर्म मटेरियल ऊपर की तरफ राइज करते हैं और ठंडा मटेरियल नीचे की तरफ जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी डीके ये प्रोसेस मेंटल में हीट क्रिएट करता है जो कन्वेंशन करंट को ड्राइव करता है। अब बात करते हैं मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। जब ओशियन फ्लोर का मैपिंग किया गया, तब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया। ओशियनिक रॉक यंगर देन कंटिनेंटल रॉक। ओशियन रॉक्स कंटिनेंटल रॉक से काफी नए, यानी कि यंगर होते हैं।
ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। सिमिलरिटीज इन रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ मिड ओशियनिक रीज। मिड ओशियनिक रीज के दोनों साइड पे जो रॉक्स मिलते हैं उनका एज कंपोजिशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ये बताता है कि दोनों साइड एक ही टाइम पे फॉर्म हुए हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। रॉक्स नियर द मिड ओशियनिक रीज में नॉर्मल पोलैरिटी होती है। ये रॉक सबसे यंग होते हैं। जैसे जैसे हम रीड से दूर जाते हैं रॉक्स का एज बढ़ता जाता है। ओशियन क्रस्ट यंगर देन कंटिनेंटल क्रस्ट। ओशियन क्रस्ट काफी यंगर होता है कंटिनेंटल क्रस्ट से कंपैरिजन में। थिन सेडिमेंट्स ऑन ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर पर जो सेडिमेंट्स हैं वो बहुत पतले होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये सरफेस रिलेटिवली नए हैं। डीप अर्थक्वेक इन ट्रेंचेज। डीप ट्रेंचेज में डीप सीटेड अर्थक्वेक होते हैं जबकि मिड ओशियनिक रिड्ज में शैलो अर्थक्वेक होते हैं। अब बात करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट। सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक प्रोसेस है जिसमें न्यू ओशियनिक क्रस्ट मिड ओशियनिक रीज पर फॉर्म होते हैं और डीप सी ट्रेंचेज में डिस्ट्रॉय होते हैं। इस प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी एट मिड ओशियनिक रिजेज। मिड ओशियनिक रिजेज पर कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन होती है जो ओशियनिक क्रस्ट को रप्चर कर देती है। इमर्जिंग लावा पुशेस क्रस्ट अपार्ट। वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकलता है वो ओशियनिक क्रस्ट को पुश करके उसे अलग कर देता है जिससे ओशियन फ्लोर एक्सपेंड होता है। यूथ ऑफ ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट काफी यंग होता है और इससे ये पता चलता है कि ओशियन फ्लोर कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है। एब्जॉर्प्शन एट ट्रेंचेस। ओशियन फ्लोर का एक्सपेंशन डीप सी ट्रेंचेज में जाकर सिंक हो जाता है और वहां एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हेंस सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस को देखते हैं। हैरी हेस ने अपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस में ये सब ऑब्जर्वेशन इंक्लूड किया। उन्होंने कहा कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन एक मिड ओशियनिक रीज causes the rupture of the oceanic crust. Lava emerging from this eruption pushes the crust apart, leading to the expansion of the ocean floor. ओशियन फ्लोर का एक्सपेंशन ट्रेंच एरिया में सिंक होता है और वहां एब्जॉर्ब हो जाता है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स एक थ्योरी है जो अर्थ के लिथोस्फीयर यानी कि सॉलिड आउटर लेयर के मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी ये बताती है कि अर्थ का आउटर शेल प्लेट्स में डिवाइड है जो अपने अपने जगह पर मूव करती है। इस थ्योरी के थ्रू हम समझते हैं कि कंटिनेंट कैसे बने, ओशियन कैसे फॉर्म हुए, माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं और अर्थक्वेक और वोल्केनोज क्यों होते हैं। चलिए समझते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स एक ह्यूज स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक होती है जो कंटिनेंटल और ओशियनिक लिथोस्फीयर को कंबाइन करके बनती है। ये प्लेट एस्थेनोस्फेयर यानी कि अर्थ के इनर लेयर पर ग्लाइड करते हैं जिससे एक यूनिट के रूप में मूव करते हैं। प्लेट का क्लासिफिकेशन कंटिनेंटल या ओशियनिक इस बात पे डिपेंड करता है कि उस प्लेट में कौन सा टाइप डोमिनेट करता है। एग्जाम्पल पैसिफिक प्लेट, ये ओशियनिक प्लेट है। यूरेशियन प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। थ्योरीज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी सबसे रिसेंट और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जो ये एक्सप्लेन करती है कि कंटिनेंट और ओशियन का ओरिजिन यानी प्लेट मूवमेंट की वजह से कंटिनेंट और ओशियन का डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। माउंटेन्स का फॉर्मेशन यानी प्लेट्स जब कोलाइड करते हैं तो माउंटेन बन जाते हैं। अर्थक्वेक और वोल्केनोज यानी कि प्लेट के मूवमेंट से अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन होते हैं। अब डिवीजन ऑफ प्लेट को देखते हैं। लिथोस्फीयर को कुछ प्लेट्स में डिवाइड किया गया है जो अपर मेंटल के कन्वेंशन सेल के रेस्पॉन्स में मूव करता है। अर्थ की लिथोस्फीयर को 7 प्राइमरी प्लेट और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइड किए गए हैं। चलिए मेजर प्लेट्स को देखते हैं। फर्स्ट, एंटार्क्टिका।
एंटार्क्टिका और एडजेसेंट ओशियन प्लेट है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका का प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, इसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का प्लेट आता है। अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अब माइनर प्लेट्स को देखते हैं। कोकोस प्लेट, ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच है। नाजका प्लेट, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच है। एरेबियन प्लेट, साउथ अरेबिया लैंडमास का प्लेट है ये। फिलीपींस प्लेट, एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच है ये। कोरोलाइन प्लेट, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच है ये। फूजी प्लेट, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है ये। अब प्लेट मूवमेंट, ओशियनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशियनिक प्लेट लाइटर होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के कंपैरिजन में। अगर कन्वर्जेंस जोन यानी कि प्लेट का कोलाइड होना हो तो ओशियनिक प्लेट डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर दो ओशियनिक प्लेट कोलाइड करती है तो छोटी प्लेट सबमर्ज हो जाती है। अब बात करते हैं फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट का मेन रीजन है एस्थेनोस्फीयर, यानी कि अर्थ के अपर मेंटल का सॉफ्ट और हॉट पार्ट में होने वाली स्लो मूवमेंट। ये मूवमेंट प्लेट को मूव करने के लिए ड्राइव करता है। सोर्स ऑफ हीट को देखते हैं। अर्थ के अंदर दो मेन सोर्स हैं जहां से हीट आती है। फर्स्ट, रेडियो एक्टिव डीके। अर्थ के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो अपने आप डीके होते हैं और इस प्रोसेस से हीट रिलीज होती है। रेसिडुअल हीट, अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम जो हीट बची थी वो भी अब तक अर्थ के अंदर है। अब कन्वेंशन करंट को देखते हैं। हीट अर्थ के अंदर से एस्टेनोस्फीयर तक पहुंचती है। जब मटेरियल गर्म होता है तो वो सरफेस की तरफ राइज करता है। जब ये मटेरियल सरफेस पे पहुंचता है तो ये स्प्रेड होता है और फिर ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा होता है तो ये सिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लेता है जो डीप डेप्थ में चला जाता है। इस साइकिल को बार बार रिपीट होने पर कन्वेंशन करंट या कन्वेंशन फ्लो बनता है। आर्थर होम्स ने पहली बार 1930 में ये आइडिया दिया था जो बाद में हैरी हेस के सी फ्लड स्प्रेडिंग के थ्योरी को इन्फ्लुएंस किया। अब प्लेट बाउंड्रीज को देखते हैं। प्लेट के बीच जो रीजन होते हैं उन्हें हम प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। ये बाउंड्रीज तीन टाइप की होती है। फर्स्ट, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्री में प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है जहां न्यू क्रस्ट बनाता है, जैसे मिड अटलांटिक रीज जहां अमेरिकन प्लेट यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से अलग हो रही है, यहां न्यू क्रस्ट बन रहा है। अब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में प्लेट एक दूसरे के बीच आकर कोलाइड करती है और एक प्लेट दूसरे के नीचे सबमर्ज हो जाती है। यह प्रोसेस सबडक्शन कहलाता है। कन्वर्जेंस के तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट, ओशियनिक ओशियनिक प्लेट कन्वर्जेंस। जब दो ओशियनिक प्लेट कोलाइड करते हैं तो आइलैंड चेन बनती है और यहाँ अर्थक्वेक और वोल्केनो एक्टिविटी होती है। जैसे जापान के आसपास ये टाइप ऑफ कन्वर्जन होती है। ओशियन कंटिनेंट प्लेट कन्वर्जन। जब ओशियनिक प्लेट कंटिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है तो माउंटेन बनती है और यहाँ भी अर्थक्वेक और वोल्केनोज होते हैं, जैसे एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका। अब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जन। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड करती है तो फोल्ड माउंटेन बनती है। यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती लेकिन अर्थक्वेक होते हैं, जैसे हिमालयाज इंडिया और तिब्बत के बीच हो रहा है। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में प्लेट एक दूसरे के पैरेलल स्लाइड करती है। यहाँ क्रस्ट ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। प्लेट्स के हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है और ये रोटेशन ऑफ अर्थ से भी इफेक्ट होता है जो प्लेट ब्लॉक के सेपरेटेड पोर्शन को इफेक्ट करता है। जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया यूएसए एक फेमस ट्रांसफॉर्म प्लेट है।
अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स। इंडिया पहले एक बड़ा आइलैंड था जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास था। टेथाय सी, एक पुरानी समुंदर, ने इंडिया को एशिया से अलग रखा था और ये सेपरेशन 225 मिलियन ईयर एगो तक था। इंडिया की नॉर्थवार्ड जर्नी को देखते हैं। 200 मिलियन ईयर एगो पेनिनसुलर इंडिया, जो आज का इंडिया है, ने अपनी नॉर्थवार्ड जर्नी शुरू की। ये मूवमेंट काफी धीरे धीरे हुई। जैसे जैसे इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव करता गया, एशिया के साथ कोलिजन होने लगा। इंडिया और एशिया का कोलिजन देखते हैं। 40 to 50 मिलियन ईयर एगो इंडिया और एशिया का कोलिजन हुआ। इस कोलिजन की वजह से हिमालयाज का रैपिड अपलिफ्ट तेजी से ऊंचा होने लगा शुरू हो गया। हिमालयाज आज भी बढ़ रहे हैं और उनका हाइट भी अभी भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। इंडियन प्लेट जब एशियन प्लेट के अगेंस्ट पुश करती है, तब फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स होती है। ये अर्थक्वेक हमें बताती है कि इंडिया और एशिया की प्लेट अभी भी मूव कर रही है। डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन। जब इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तब एक मेजर इवेंट हुआ था, लावा का आउटपोरिंग, मतलब बहुत ज्यादा लावा का बहाना। इस लावा ने डेक्कन ट्रैप बनाया, जो आज भी पेनिनसुलर इंडिया में देखे जाते हैं। ये वोल्केनिक रॉक काफी पुरानी है और ये वोल्केनिक एक्टिविटी 60 मिलियन ईयर एगो हुई थी। इंडियन प्लेट की बाउंड्रीज को देखते हैं। इंडिया के प्लेट बाउंड्रीज को समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि इंडिया किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और किस किस प्लेट के साथ इंटरेक्ट कर रही है। फर्स्ट, नॉर्दर्न बाउंड्रीज। हिमालयाज। हिमालयाज एक कंटिनेंट कन्वर्जन जोन है, जहां इंडिया और एशिया की प्लेट कोलाइड करती है, जहां से माउंटेन फॉर्मेशन होती है। ईस्टर्न बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज रिंकियोमा माउंटेन से जावा ट्रेंच तक जाती है और यहाँ स्प्रेडिंग साइट है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। वेस्टर्न बाउंड्रीज किर्थर माउंटेन से स्टार्ट होता है, मकराना कोस्ट के साथ स्ट्रेच करती है और रेड सी रिफ्ट के थ्रू चैगोस आर्कियोपेलोज तक जाती है। साउदर्न बाउंड्रीज विथ एंटार्क्टिका। ये बाउंड्रीज एक ओशियनिक रीज से डिफाइन होती है, जो न्यूजीलैंड के पास मर्ज होती है। अब एसोस्टेसी को समझते हैं। एसोस्टेसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्थ की लिथोस्फीयर का राइजिंग या सेटलिंग होता है, जब उस पर कोई वेट रिमूव या ऐड किया जाता है। इसका मेन गोल होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, यानी बॉयंसी फोर्स और ग्रेविटी फोर्स के बीच बैलेंस बनाना। चलिए समझते हैं। आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। जब बॉयंसी और ग्रेविटी फोर्स परफेक्टली बैलेंस हो जाता है, तो तब लिथोस्फीयर को आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इस इक्विलिब्रियम में लिथोस्फीयर ना तो ज्यादा ऊपर जाता है ना नीचे, बस एक स्टेबल पोजीशन में रहता है। आइसोस्टेसी के इफेक्ट को देखते हैं। हाई माउंटेन्स की प्रिजर्वेशन। जब टेक्टोनिक अपलिफ्ट स्टॉप हो जाता है, तो आइसोस्टेसी की वजह से माउंटेन्स काफी टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं। मतलब अगर माउंटेन की हाइट बढ़ गई थी, तो वो हाइट मेंटेन होती है इवन आफ्टर द टेक्टोनिक एक्टिविटी स्टॉप्स। इरोजनल एक्सहुमेशन। जब इरोजन होता है, तो डीपली बरीड रॉक सरफेस पर आ जाता है। यह प्रोसेस इरोजनल एक्सहुमेशन कहलाता है। इसमें आइसोस्टेसी का रोल होता है, क्योंकि जब वेट रिमूव होता है, तो लिथोस्फीयर ऊपर की तरफ राइज करने लगती है।